अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। थानेदार, जो मेरे पड़ोस के थाने का इंचार्ज था, एक तफ्तीश के दौरान लापता हो गया। कहा जा सकता था कि वो कत्ल की जिस वारदात की तफ्तीश कर रहा था, इसके गुमनाम मुलजिमों ने इसे अगवा करके कहीं कत्ल कर दिया और लाश गायब कर दी है, या उससे अपनी शराइत मनवाने के लिए उसे सिर्फ अगवा किया है। मुझे अपने बालाई हुकाम से हुक्म मिला कि मैं इस थाने में चला जाऊं और गुमशुदा थानेदार की तलाश करूं और मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा दिलवाऊं। चाहिए तो ये था कि इस काम के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से कोई और सब इंस्पेक्टर भेजा जाता, लेकिन अंग्रेज़ बादशाह मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे और खुश थे, जिसकी सज़ा मुझे इस किस्म की फालतू ड्यूटियों की सूरत में मिला करती थी। थानेदार का अगवा बड़ी संगीन वारदात थी। संगीन के अलावा मुझे इस वारदात का ये पहलू परेशान कर रहा था कि जिन मुलजिमों ने एक थानेदार को अगवा कर लिया है, वो कोई अनाड़ी लोग नहीं, पुख्ताकार जुराइम पेशा होंगे। मैं इस इलाके से वाकिफ़ था। चट्टानी और जंगलाती इलाका था। वहाँ उस्ताद, रहज़न और डकैत भी थे। डकैती की मुनज़्ज़म वारदातें भी होती थीं। अगर थानेदार अगवा ही हुआ था तो ये किसी मुनज़्ज़म गिरोह की वारदात मालूम होती थी। इस थानेदार को मैं जानता था। दिलेर और रंगीन मिजाज था और कभी कभी अहमकाना हरकतें भी किया करता था। किसी की मानता और सुनता नहीं था, अपनी करता था। मुझे इस इम्कान का भी शुबा हुआ कि खुद ही कहीं चला गया होगा और हो सकता है कि भगोड़ा हो गया हो। ऐसी हरकत बई 10 कयास नहीं थी। वो आदमी कुछ ऐसा ही था। उसकी उम्र अभी 30 साल नहीं हुई थी। उम्र के लिहाज से वो जवान था और ज़हनी लिहाज से नाबालिग, खूबरू था और जिस्म की साख्त से बॉक्सर लगता था। रंग रूप साफ सुथरा था और वो खुश तबे भी था। मैं हुक्म मिलते ही रवाना हो गया। वो कस्बा 12 मील दूर था। इलाके की तिजारत का मरकज़ होने की वजह से ये एक बड़ा कस्बा था। अक्सरियत हिंदुओं की थी। इर्द गिर्द के देहाती इलाकों में भी हिंदू अक्सरियत में थे। दौलत और तिजारत हिंदुओं के हाथ में थी। मुतालिका थाने में एक हिंदू एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने वहां पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया। थानेदार की गुमशुदगी की जो कहानी मुझे सुनाई गई वो इख्तिसार से यूं थी कि 7-8 दिन गुजरे। एक हिंदू साहूकार देहाती इलाके में अपने मकरूज़ों से वसूलियाँ करने गया। इस काम के लिए हर माह उसका मुंशी या बेटा जाया करता था। अगर कोई मकरूज़ परेशान करे तो वो बुझ जाता था। आपको मालूम है कि हिंदू साहूकार सूद पर कर्जा देते हैं। सूद इतना ज़्यादा होता है कि कर्ज लेने वाला सूद ही अदा करता रहता है और असल रकम ज्यों की त्यों सर पर मौजूद रहती है। ये हिंदू सुबह सवेरे टट्टू पर सवार होकर एक गांव को रवाना हुआ जो कस्बे से 7-8 मील दूर था। इलाका चट्टानी था और जंगल की तरह दरख्त बहुत थे। रहज़नी के लिए इलाका मौजूद था। शाम तक साहूकार वापस न आया तो घर वालों ने समझा कि दूसरे मकरूज़ों के यहाँ भी चला गया होगा। रात आधी होने को आई, साहूकार न आया तो फिक्र पैदा हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मकरूज़ ने उसे या उसके बेटों को रात के लिए अपने यहाँ मेहमान ठहरा लिया हो। साहूकार का ससुराल देहाती इलाके में था। शायद वो वहाँ चला गया होगा, लेकिन वो अपनी बीवी को बताकर नहीं गया था कि वो उस गांव भी जाएगा। दूसरे दिन 10-11 बजे तक साहूकार न आया तो उसके बड़े बेटे ने अपने मुंशी को साथ लिया। दोनों टट्टुओं पर सवार होकर उस गांव गए जहां साहूकार गया था। वहां से पता चला कि वो दोपहर के वक्त वापस चला गया था। बेटा अपने बाप के ससुराल के गांव की तरफ चल पड़ा। वहां से पता चला कि साहूकार वहां गया ही नहीं। बेटा वापस चल पड़ा। इसके सिवा और कोई सूरत नहीं हो सकती थी कि साहूकार कत्ल या अगवा हो गया है। ऐसी वारदात कोई अजूबा नहीं थी। वापसी पर कस्बे से कोई 3-3.5 मील दूर एक आदमी एक टीकरी पर खड़ा देखा। बेटा और मुंशी करीब से गुजरे तो इस आदमी ने कहा, कैसा कलजुग है, ये देख लाश को खा रहे हैं, इसे किसी ने कत्ल किया होगा। साहूकार का बेटा टीकरी पर गया तो कुछ दूर उसे 5-7 आदमी नजर आए। वो एक जगह इकट्ठे खड़े थे। दरख्तों पर और करीब की चट्टानों पर बहुत से गिद्ध बैठे थे। यह आदमी जो टीकरी पर खड़ा था लाश देख आया था, बल्कि भाग आया था।
साहूकार के बेटे के पूछने पर उसने बताया कि लाश किसी देहाती की नहीं, शहरी की मालूम होती है। साहूकार का बेटा आगे चला गया, लाश के करीब गया तो उसे शनाख्त में एक सांस जितनी भी देर न लगी। ये उसके बाप की लाश थी। इत्तेफाक से चेहरा महफूज था। गिद्धों ने पेट फाड़कर अंतड़ियां वगैरह खा ली थीं। बाकी जिस्म पर कहीं कहीं गोश्त रह गया था। पसलियां नंगी हो गई थीं। साहूकार के बेटे ने लाश के पास खड़े आदमियों को बताया कि ये उसके बाप की लाश है और वो थाने जा रहा है। इतनी देर वो वहीं खड़े रहे। बेटा मुंशी को साथ लिए कस्बे को गया और थाने में रिपोर्ट दी। ये मुसलमान थानेदार जो बाद में लापता हो गया था, जाए वारदात पर गया। उसने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम किया और मकतूल साहूकार के बेटे के बयान पर उस गांव गया जहां साहूकार वसूली के लिए गया था। उसे शक था कि कत्ल में इस मकरूज का हाथ होगा। गांव के कई लोगों ने बताया कि साहूकार गांव से चला गया था और उसका ये मकरूज गांव से नहीं निकला था। ये तस्लीम किया जा सकता था कि किसी मकरूज ने तंग आकर अपने साहूकार को कत्ल कर दिया है। किसी साहूकार से कर्ज लेकर इसे गुलो खलासी कराना आसान नहीं होता था। अनपढ़ मकरूज तो ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि वो हिसाब समझने की अहलियत नहीं रखते थे और साहूकार इन्हें अपने जालिमाना जाल में फांसे रखते थे। अगर किसी मकरूज की बहू या बेटी जवान हो तो उस पर दस्तराजी तक करते और कर्ज में यानी सूद में थोड़ी सी छूट दे देते थे। गरीब लोग इस बेइज्जती को भी बर्दाश्त करते थे। थानेदार साहूकार के इस मकरूज को थाने ले गया। उसने इस इलाके के दूसरे मकरूजों को भी थाने बुला लिया। इनकी तादाद 3 या 4 थी। साहूकार के बेटे और मुंशी से पूछा गया कि इनमें किसके हिसाब में कितना कर्ज था और इनमें से कौन माहवार अदायगी में पसोपेश करता था। थानेदार को बताया गया कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और किसी ने कभी धमकी नहीं दी, बल्कि ज़रा सी बदसलूकी भी नहीं की थी। थानेदार ने अपने तरीके से तफ्तीश और पूछगछ की। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी मालूम नहीं होता था कि उसे किस तरह कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम में जो अनसुनी ऐसा मसलन मैदा, तिल्ली, दिल और जिगर वगैरह देखे जाते हैं वो गिद्धों ने खा लिए थे। चेहरे और सर के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा महफूज न था, जिससे पता चलता कि इसे कौन से हथियार से कत्ल किया गया है। मुझे बताया गया कि अगली सुबह थानेदार मकतूल के घर गया। घर में उसने एक अजीब चीज़ देखी। ये 19-20 साल की उम्र की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो मकतूल साहूकार की बेटी नहीं, उसकी दूसरी बीवी थी। मकतूल की उम्र 50 साल से कुछ ही कम थी। उम्र की ज़्यादती के अलावा मकतूल के मुतालिक बताया गया कि भद्दे और फूले हुए जिस्म का ठिंगना सा आदमी था और बदसूरत भी। हिंदू बनिए कुदरती तौर पर मकरू सूरत होते हैं और उनकी आदतें तो बहुत ही मकरू होती हैं। इस मकतूल साहूकार के मुतालिक बताया गया कि इसकी पहली बीवी मर गई थी। 6 ही माह बाद उसने अपने एक मकरूज की बेटी के साथ शादी कर ली। ये शादी वारदात से 6 माह पहले हुई थी। इसी घर में जहाँ इतनी खूबसूरत और जवान लड़की थी वहाँ साहूकार के 2 बेटे भी थे। एक इस लड़की से 1.5-2 साल बड़ा था और दूसरा 1.5-2 साल छोटा। जवान सौतेली माँ, इसका जवान सौतेला बेटा और इस बेटे का बूढ़ा और भद्दा बाप। कत्ल या खुदकुशी या अगवा की वारदात का एक तीर बहदफ नुस्खा होता है। अगर बूढ़ा कत्ल हो जाए तो पुलिस सबसे पहले उसकी जवान बीवी और जवान बेटे पर हाथ रखती है। अक्सर देखा गया है कि बेटा बेगुनाह हो तो उसकी सौतेली माँ बेगुनाह नहीं होती, उसका ताल्लुक किसी और के साथ होता है। जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ हिंदू साहूकारों और आड़तियों के यहाँ ये रिवाज भी था कि इनके मुंशी मुसलमान होते थे जिनमें हिसाब किताब रखने की सूझबूझ के अलावा गुंडागर्दी का भी वस्फ होता था। अगर मुंशी हिंदू हो तो इनके यहाँ एक तो मुलाजिम मुसलमान होते थे जो गले पड़ जाने और बेहूदगी पर उतर आने की महारत रखते थे। इस किस्म के मुंशियों और मुलाजिमों का इस्तेमाल ये होता था कि किसी के पास रकम फंस जाए तो वो निकलवा के ले आते थे। मैं आपको एक कहानी सुना चुका हूँ जिसमें एक मुसलमान मुंशी एक हिंदू आड़ती की जवान बीवी से मुंसलिक था और एक भयानक वारदात का बाइस बना था। अब जो वारदात मेरे सामने आई उसमें भी मुंशी मुसलमान था। मुझे इस मुंशी की छानबीन करनी थी। मुझे अभी मालूम नहीं था कि लापता हो जाने वाले थानेदार ने इस मुंशी को शामिल तफ्तीश किया था या नहीं। मैं अभी मालूम कर रहा था कि तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है।
वारदात को 8 रोज गुजर गए थे और तफ्तीश करने वाला लापता था। इसके लापता हो जाने से ये फर्क नहीं पड़ता था कि थाने में किसी को मालूम ही ना हो कि वो कौन सी लाइन पर तफ्तीश कर रहा था और इतने दिन वो किसी नतीजे पर पहुंचा था या नहीं। थानेदार जब तफ्तीश के लिए जाता है तो उसका स्टाफ उसके साथ होता है। हेड कांस्टेबल पूरी तरह साथ होता है। एएसआई साथ नहीं होता, लेकिन वो थाना इंचार्ज का दस्ते रास्त होता है। थानेदार उसे अपनी कारगुजारी बताता रहता है, मशवरे भी लेता है। ये कुदरती बात है कि थानेदार और उसका असिस्टेंट वारदातों के मुतालिक आपस में बातें करते हैं। अगर इनमें से कोई रिश्वत ले तो वो दूसरे से छुपाता नहीं, हिस्सा बांटते हैं। एएसआई और हेड कांस्टेबल किसी भी तफ्तीश से बेखबर रह ही नहीं सकते थे। वो मुखबिरों को इस्तेमाल करते और इनसे रिपोर्टें लेते हैं, थानेदार को बताते हैं। मगर इस वारदात में मुझे ये अजीब बात सुनाई गई। इस गुमशुदा थानेदार ने पहले 2 रोज एएसआई, ये हिंदू था, इसको और अपने हेड कांस्टेबल को तफ्तीश से बाखबर रखा। इसके बाद उसने इन्हें बेखबर रखना शुरू कर दिया। मुझे बताया गया कि वारदात के अगले रोज वो मकतूल के घर गया। बहुत देर बाद वापस आया। उसके साथ एक ऐसी खूबसूरत लड़की थी जिसकी खूबसूरती अजीबो-गरीब थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एएसआई ने इस लड़की की खूबसूरती को अजीबो-गरीब कहा था। हेड कांस्टेबल पास बैठा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उस पर मकतूल की दूसरी बीवी की खूबसूरती जादू की तरह सवार हो गई हो। दोनों ने झूम झूम कर नशे की सी हालत में मुझे बताया कि वो कितनी खूबसूरत है। मुझे ये भी याद है कि वो तफ्तीश की बात को आगे बढ़ा ही नहीं रहे थे। इनकी कैफियत बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे रिकॉर्ड पर कहीं सुई अटक जाती है तो रिकॉर्ड गाने के इन्हीं 1-2 लफ्ज़ों को दोहराता रहता है जिनकी लकीर में सुई अटक जाती है। मैंने इन्हें इस कैफियत से निकाला और बाकी बात सुनी। वो इस लड़की की खूबसूरती को अजीब व गरीब कहने में हक बजानिब थे। ज़रा इस इलाके में खूबसूरती नायाब चीज़ थी। शहरों में किसी का रंग ज़रा साफ सुथरा नज़र आ जाता था। मुसलमानों के नक्शो निगार कदरे अच्छे थे, हिंदुओं में खूबसूरती नाम को नहीं थी। देहाती इलाके में तो गहरा सांवला रंग मिलता था। किसी के नकूश अच्छे हों तो उसे खूबसूरत कह लिया जाता था, या किसी लड़की का रंग गंदुमी हो तो उसे खूबसूरत समझा जाता था। इस लड़की के मुतालिक बताया गया कि रंग सफ़ेदी माइल गंदुमी, जिल्द मुलायम और साफ, आँखें सब्ज़ और शरबती के मिले जुले रंग की थीं, बाल गहरे बादामी और कदबुत बहुत अच्छा। इस इलाके में खूबसूरती का ये मयार वाकई अजीबो-गरीब था। मैं अगर इसे पुरस्कार कहूँ तो गलत ना होगा। बाद में जब मैंने इस लड़की के बाप को और इसकी माँ को देखा तो मैं और ज़्यादा हैरान हुआ। इन दोनों की बेटी को सफ़ेदी माइल गंदुमी रंग का नहीं होना चाहिए था। आँखों और बालों का भी ये रंग नहीं हो सकता था। लड़की की एक बहन थी और एक भाई। दोनों के रंग गहरे सांवले और अपने माँ बाप की शक्ल और सूरत के थे और अपने इलाके की सही तस्वीर थे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं भी लड़की की खूबसूरती में फंस गया हूँ और बात लंबी कर दी है। मुझे बताया गया कि इस लड़की को थाने में लाकर थानेदार ने अपने एएसआई को बताया कि उसे इस लड़की पर शक है कि इसने खामिद को कत्ल कराया है। उसने इस शक का भी इजहार किया कि कत्ल में मकतूल के दोनों बेटों में से भी एक का हाथ हो सकता है और मुंशी भी मुश्तबा है। थानेदार मकतूल के दोनों बेटों और मुंशी को भी थाने ले आया था। एएसआई का ख्याल था कि मकतूल रहज़नों का शिकार हुआ है। थानेदार कहता था कि रहज़न लूटा करते हैं, कत्ल नहीं किया करते। इनके हाथों वो लोग कत्ल होते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। इस हिंदू साहूकार में मुकाबले की हिम्मत कहाँ थी। थानेदार ने रात को लड़की को तफ्तीश के कमरे में रखा। उस रात उसने किसी और मुश्तबा को तफ्तीश के कमरे में नहीं बुलाया। उसने रात के आखिरी पहर लड़की को एक कांस्टेबल के साथ घर भेज दिया और मकतूल के दोनों बेटों और मुंशी को थाने में पाबंद रखा। उसने एएसआई को बताया कि लड़की सख्त है और अकल वाली है। उसने सारी रात हिम्मत नहीं हारी और कोई सुराग नहीं दिया। दिन के दौरान उसने मकतूल के बेटों को सामने बिठाया। 1.5-2 घंटों बाद उन्हें घर भेज दिया और मुंशी को बुलाया। इसके साथ उसने ज़्यादा वक्त सिर्फ किया, आखिर उसे भी घर भेज दिया। इसके बाद उसने अपने एएसआई और हेड कांस्टेबल को अपनी जो कारगुजारी बताई, इससे साफ पता चलता था कि वो राजदारी से काम ले रहा है। एएसआई के पूछने पर भी उसने इस तरह तफसील से जवाब ना दिया जिस तरह एक थानेदार अपने असिस्टेंट को दिया करता है। रात को थानेदार मकतूल के घर चला गया। अपने साथ वो एक भी कांस्टेबल को नहीं ले गया।
اور وہ وردی میں بھی نہیں گیا۔ رات بہت دیر بعد واپس آیا۔ دوسرے دن اس نے بتایا کہ لڑکی کے دل میں ایک راز ہے جو وہ تشدد سے نہیں نکال سکتا۔ وہ محبت اور پیار کا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی تفتیش پر پردہ ڈال دیا۔ ASI کو اس نے دوسری وارداتوں کی تفتیش کا مختار کل بنا دیا اور اس واردات سے لاتعلق کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل وغیرہ کو بھی اس نے ادھر ادھر کی ڈیوٹیاں دے کر ساہوکار کے قتل کی تفتیش سے دور ہٹا دیا۔ وہ ہر روز مقتول کے گھر جاتا تھا۔ دیہات سے وہ جن افراد کو مشتبہ بنا کر لایا تھا انہیں فارغ کر دیا۔ 7-8 دن گزر گئے۔ ایک شام اس نے 2 گھوڑے منگوائے اور اپنے اسٹاف سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے گاؤں لے جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک نشاندہی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ تھانے دار نے یہ نہ بتایا کہ یہ کیسی نشاندہی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ اکیلا جا رہا ہے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کسی کانسٹیبل تک کو ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو قصبے سے 5-6 میل دور تھا۔ تھانے دار کو دن کے وقت جانا چاہیے تھا مگر وہ سورج غروب ہونے کے بعد جا رہا تھا۔ اسے کہا گیا کہ علاقہ خطرناک ہے، وہ رات کو نہ جائے۔ اگر رات کو ہی جانا ہے تو 3-4 کانسٹیبل ساتھ لیتا جائے۔ اس نے کہا کہ لڑکی نے ایک گہرے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں جائے گا۔ کانسٹیبل ساتھ ہوئے تو بھی ظاہر ہو جائے گا کہ پولیس جا رہی ہے۔ اس کے پاس ریوالور اور 18 گولیاں تھیں جن میں سے 6 ریوالور میں بھری تھیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد لڑکی اکیلی تھانے میں آئی۔ تھانے دار اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے تیار تھے۔ لڑکی نے موٹی چادر اس طرح اوپر لے رکھی تھی کہ اس کا پورا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تھانے دار اٹھا، باہر جا کر لڑکی کو گھوڑے پر سوار کیا، خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے چلے گئے۔ تھانے دار وردی میں نہیں گیا۔ ASI نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ان کا تھانے دار بڑی دلیری سے حماقت کر رہا ہے۔ علاقہ خطرناک تھا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ تھانے دار ایک ساہوکار کے قتل کی تفتیش کے لیے جا رہا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ ملزم دیکھ رہے ہوں کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ اگر وہ واقعی دیکھ رہے تھے تو تھانے دار سیدھا ان کے پھندے میں جا رہا تھا۔ تیسرا خطرہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ کوئی بھی رہزن یا ڈاکو ایسی لڑکی کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس لڑکی کو اغوا نہ کرے۔ یہ ان کے لیے بڑی قیمتی لڑکی تھی۔ کسی راجے مہاراجے یا کسی کاروباری آدمی سے وہ اس لڑکی کے منہ مانگے دام وصول کر سکتے تھے۔ تھانے دار چلا گیا، پھر واپس نہ آیا۔ لڑکی بھی واپس نہ آئی۔ ASI دوسرے دن چند ایک کانسٹیبل ساتھ لے کر لڑکی کے گاؤں گیا۔ لڑکی کے والدین نے بتایا کہ وہاں لڑکی آئی ہے نہ تھانے دار۔ اپنی لڑکی کے متعلق انہوں نے بتایا کہ جب سے شادی ہوئی ہے 3 مرتبہ آئی ہے۔ گاؤں کے معزز لوگوں نے بھی تھانے دار کی آمد کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ چوکیدار کو بھی علم نہیں تھا۔ 2 گھوڑوں کا رات کے وقت گاؤں میں آنا چھپ نہیں سکتا تھا۔ اس ہندو ASI نے اپنے طور پر یقین کر لیا کہ تھانے دار گاؤں نہیں گیا۔ تھانے دار نے یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکی کے گاؤں جا رہا ہے۔ ASI اس گاؤں چلا گیا جہاں مقتول وصولی کے لیے گیا اور واپسی پر قتل ہو گیا تھا۔ تھانے دار وہاں بھی نہیں گیا تھا۔ ASI نے 1 دن اور 1 رات انتظار کیا۔ اگلے دن ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دی کہ تھانے دار لاپتہ ہے۔ ASI نے اپنے طور پر جو تفتیش کی تھی اس سے میں نے کچھ اشارے لیے۔ یہ ہندو عقل مند تھا۔ اس سے مجھے کارآمد مشورے ملے لیکن یہ میرا انداز نہیں تھا۔ میرا انداز اپنا تھا۔ قتل کی اس واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے ذمے تھانے دار کی تلاش تھی اور اسے اغوا یا قتل کرنے والے ملزموں کی گرفتاری، اور اگر تھانے دار خود کسی وجہ سے فرار ہوا ہے تو اس کی گرفتاری اور مقدمہ تیار کر کے عدالت میں پیش کرنا میرا کام تھا۔ لیکن وہ قتل کی تفتیش کرتے کرتے لاپتہ ہوا تھا، اس لیے مجھے قتل کی واردات کی بھی چھان بین کرنی تھی۔ سراغ اسی سے مل سکتا تھا۔ نظر مجھے بھی یہی آ رہا تھا کہ تھانے دار رات کے وقت لڑکی کے ساتھ گیا اور رہزنوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے مقابلے کی کوشش کی ہوگی، مارا گیا ہوگا۔ شاید اسے کوئی مجرم جانتا ہو کہ یہ تھانے دار ہے، اس لیے اس کی لاش دفن کر دی گئی ہوگی یا کہیں اور غائب کر دی گئی ہوگی۔ مگر کچھ سوال پیدا ہوتے تھے جو ہر شک کو راستے میں ہی ختم کر کے کوئی اور شک پیدا کر دیتے تھے۔ تھانے دار رات کے وقت لڑکی کو کیوں لے گیا؟ اس نے ASI کو بتایا تھا کہ وہ رازداری سے کام لینا چاہتا تھا، لیکن ایسے خطرناک علاقے میں وہ اکیلا کیوں گیا؟
अगर वो अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता था तो वो 4-6 कांस्टेबलों को देहातियों के लिबास में 2-2, 3-3 की टोली में अपने आगे भेज सकता था। ये हिफाजत का खुफिया इंतज़ाम होता। इससे ये जाहिर भी ना होता कि पुलिस जा रही है। क्या ये उसकी बेपरवाही और बेवकूफ़ी थी कि उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया? उसने अपने एएसआई तक से तफ्तीश क्यों छुपाए रखी? वो मकतूला के घर वर्दी के बगैर जाता और अकेला जाता था। क्यों? कम से कम एक कांस्टेबल उसके साथ होना चाहिए था। अगर उसे अकेले ही जाना था तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। यहाँ पे सवाल पैदा होता था कि अपने असिस्टेंट से राजदारी क्यों? क्या उसे ये शक था कि उसका एएसआई हिंदू है और वो दरपर्दा हिंदू मुलजिमों की मदद करेगा? क्या उसे ये खदशा नजर आया था कि हिंदू एएसआई मकतूल की दूसरी बीवी को कत्ल के इल्ज़ाम से बचाना चाहता था और थानेदार अपनी तफ्तीश को राज में रखे हुए था? क्या अपने खामिद को लड़की ने कत्ल कराया है? अगर ऐसा ही है तो क्या उसके किसी के साथ दरपर्दा मरासिम थे या उसने किराए के कातिल इस्तेमाल किए हैं? क्या थानेदार और लड़की को गायब करने वाले वही पेशावर मुजरिम तो नहीं जिन्होंने हिंदू साहूकार को कत्ल किया है? लापता थानेदार ने अपने असिस्टेंट को वारदात के अगले रोज बताया था कि साहूकार के कातिल रहजन या डकैत नहीं, उसे इस लड़की पर शक था। क्या उसने लड़की पर शक का इजहार कर दिया था? अगर कर दिया था तो क्या लड़की ने उसे अपने हुस्न के फंदे में फांस कर उसे ये धोखा दिया है कि वो गांव चलकर मुलजिमों की निशानदेही करेगी? उसने पहले ही अपने किसी आदमी को इतला दे दी और रास्ते में थानेदार को अगवा या कत्ल करा दिया और खुद उस आदमी के साथ चली गई जिसे वो चाहती थी। अगर ऐसा था तो लड़की गैर मामूली तौर पर चालाक होनी चाहिए थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि कोई देहातन इतनी ज़्यादा चालाक हो सकती है। मेरा ये शक इसी सूरत में सही हो सकता था कि जिस आदमी के साथ उसके मरासिम थे या मोहब्बत थी वो बहुत चालाक और दिलेर होगा। क्या मकतूला का कातिल मुसलमान मुंशी ही तो नहीं था? या क्या मुंशी पैगाम ले जाने और लाने का काम तो नहीं करता था? लड़की उसे उजरत देती होगी। मकतूल के बेटों पर शक किया जा सकता था। मैंने इस इम्कान पर बहुत गौर किया। मेरा जहन तस्लीम नहीं करता था कि मकतूल के किसी बेटे ने अगर अपने बाप की नौजवान बीवी के साथ दरपर्दा दोस्ताना गांठ लिया है तो बाप को कत्ल कराने से वो क्या हासिल कर सकता था? ये तो हो नहीं सकता था कि बाप के मर जाने से वो बाप की बीवी के साथ शादी कर लेता। अगर मुजरिम पेशावर रहसन और डाकू थे तो मेरा काम और ज़्यादा मुश्किल था। इन लोगों को पकड़ना पुलिस के बस का रोग नहीं था। कई बार किसी गिरोह को फौज से घेरा गया फिर भी मुकम्मल गिरोह न पकड़ा गया। आपकी दिलचस्पी के लिए बता दूं कि मैं दूसरी जंग अजीम के दौर की बात कर रहा हूं। डाकुओं के गिरोह में भगोड़े फौजियों का भी इजाफा हो गया था। ये किस्सा यूं था कि जंग में फौजी मक्खियों की तरह मर रहे थे। जापान ने हमला करके बर्मा फ्रंट भी खोल लिया था। हिंदुस्तान में फौजी भर्ती का यह आलम था कि फौजी मयार को नज़रअंदाज कर दिया गया और हर किसी को भर्ती कर लिया जाता था। डॉक्टरी लिहाज से नाकिस जवानों को भी भर्ती कर लिया गया था। भर्ती करने वाले बड़े दिलकश मुस्तकबिल के लालच देते थे। लोग धड़ाधड़ भर्ती होने लगे। इन्हें ट्रेनिंग सेंटरों में वाजबी सी ट्रेनिंग देकर आगे भेज दिया जाता था। बाज़ जवान ट्रेनिंग से घबराकर भाग आते थे और बाज़ फ्रंट से पहले ही छुट्टी पर आते और वापस नहीं जाते थे। जंग में फौज से भगोड़ा होने की सज़ा 14 साल थी। भगोड़ा जिस गांव का रहने वाला होता था उसके थाने को हुक्म दे दिया जाता था कि उसे गिरफ्तार करके फौज के हवाले किया जाए। पुलिस उसके घर पर छापे मारती रहती थी। यहाँ से रिश्वत का एक और जरिया पैदा हो गया। भगोड़े मज़े से घरों में रहते और अपने थानेदार को माहवार तयशुदा रिश्वत देते थे, मगर हर भगोड़ा रिश्वत नहीं दे सकता था। यूँ भी होता था कि बाज़ थानेदार किसी भगोड़े की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए रिश्वत का भाव चढ़ा देते थे। मुझे एक हिंदू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर याद है जिसने एक भगोड़े की जवान बीवी को अपने घर बुला लिया था। ये भी रिश्वत थी। भगोड़े ने एएसआई को कत्ल किया और गायब हो गया था। जहाँ तक मुझे याद है ये कातिल पकड़ा नहीं गया था। इस किस्म के भगोड़ों में से बाज़ डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गए थे। भर्ती होने वालों में मफरूर मुजरिम भी शामिल थे और थोड़ी सी तादाद उनकी भी थी जो कत्ल करके भाग गए और कहीं दूर जाकर भर्ती हो गए। कुछ अरसे बाद उनका सुराग मिल गया और वो फौज से भागकर किसी जुराइम पेशा गिरोह में जा मिले। इन भगोड़ों ने डाकुओं के गिरोह में इजाफा भी किया और इन्हें फौजी ट्रेनिंग भी दी।
जंग ने दूसरा नुकसान ये दिया कि इन डाकुओं के पास, जो आबादियों से दूर जंगलों में रहते थे, राइफलें, स्टीन गनें और एमुनेशन भी पहुंचने लगा। ग्रेनेड एक आम चीज़ समझी जाने लगी। स्टीन गन जंग असीम की पैदावार है। मुझे मालूम था कि मैं जिस इलाके की वारदात सुना रहा हूँ, उसके देहाती इलाके में मुनज़्ज़म दहशतों और डाकुओं के 2 गिरोह थे, जिनमें चंद एक भगोड़े फौजी भी शामिल हो गए थे और इनके पास जंग का जदीद असला भी आ गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि नामी गिरामी डाकुओं के साथ पुलिस खास किस्म के मुखबिरों की वसातत से राब्ता कायम कर लिया करती थी। किसी मफरूर मुजरिम के मुतालिक भी इनसे पूछ लिया जाता था। उधर से जो जवाब आता था वो बिल्कुल सही हुआ करता था। वो जो बात नहीं बताना चाहते थे, इसके मुतालिक साफ जवाब दे देते थे कि नहीं बताएंगे, या ये कि इन्हें इसके मुतालिक कुछ इल्म नहीं। जो मुखबिर किसी डाकू और पुलिस के दरमियान पैगामात का तबादला करते थे, उनकी जान हमेशा खतरे में रहती थी। जहाँ डाकू की निशानदेही हो गई, मुखबिर कत्ल हो जाता था। मुझे जब यह ख्याल आया कि थानेदार और लड़की को डाकू ले गए हैं, तो मैं घबराया। इनसे किसी को छुड़ाना एक थानेदार या इसके अमले के लिए मुमकिन नहीं था। मेरे जहन में ये भी आई कि थानेदार लड़की को भगा ले गया है, लेकिन इस शक पर मेरा दिमाग ज़्यादा देर तक न ठहरा। अगर इसे लड़की इतनी ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो वो इसे मुसलमान करके उसके साथ शादी कर सकता था। औरत के मामले में वो अनाड़ी नहीं, खिलाड़ी था। जो कुछ भी था, एक मुअम्मा था, और बड़ा ही पुरअसरार मुअम्मा। मैंने सबसे पहले इस थाने के एएसआई के कान खोले। थाने के सारे स्टाफ में सिर्फ 2 कांस्टेबल मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू थे। मैंने एएसआई से कहा कि उसके दिल में जो कुछ है वो मेरे सामने रख दे, वो मज़हब को अलग रख दे। अगर मुझे तफ्तीश के दौरान पता चला कि थानेदार की गुमशुदगी में उसका हाथ है, या उसने कोई बात छुपाने की कोशिश की थी, तो मैं उसे मुअत्तल नहीं कराऊंगा, बल्कि आम मुल्ज़िमों की तरह हवालात में बंद करके ऐसा मुकदमा बनाऊंगा जो उसे 10 साल से पहले जेल से निकलने नहीं देगा। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर उसने मकतूल साहूकार के कातिलों को इसलिए बचाने की कोशिश की और थानेदार को गायब कराया है कि कातिल हिंदू और थानेदार मुसलमान है, तो मैं अपने आप को मुसलमान समझकर एक मुसलमान थानेदार के अगवा का इंतकाम गैर कानूनी तरीके से लूँगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे ख़ानदान समेत गायब करा दूंगा। वो शायद मेरी आदतों से वाकिफ़ था। उसने हाथ जोड़ दिए और मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे जो कुछ बता चुका है वो 100% सच है। किसी ने तुम्हारी मुट्ठी गर्म की है? मैंने पूछा। मलिक साहब, उसने पुरजोर लहजे में कहा। खान साहब, गुमशुदा थानेदार ने मुझे इस तफ्तीश के करीब नहीं जाने दिया। किसी बरामदगी या निशानदही के लिए मुझे भेजते तो शायद मेरी मुट्ठी गर्म हो जाती, मगर आप मुझे हिंदू समझकर बात कर रहे हैं, तो मेरी हमदर्दी मकतूल के साथ होनी चाहिए थी। वो मुअज़्ज़िज़ हिंदू था। किसी मुखबिर से तुम्हें कुछ पता चला होगा। आप सुनकर हैरान होंगे कि खान साहब ने मुखबिरों से भी कह दिया था कि वो कोई रिपोर्ट उसके सिवा किसी और को ना दें। मैंने हेड कांस्टेबल को भी खबरदार किया और उसे कहा कि उसने मुझे गुमराह करने की कोशिश की तो सारी उम्र उसे जेल से नहीं निकलने दूंगा, और अगर उसने मेरे साथ ताउन में कोताही की तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के बजाय आनत जुर्म में अदालत में ले जाऊंगा। यह हेड कांस्टेबल भी बेगुनाह मालूम होता था। मैंने मुखबिरों को बुलाया। इनसे मुझे कुछ भी मालूम न हो सका, सिवाय इसके कि थानेदार ने इन्हें पहले रोज़ कहा था कि वो मकतूल के घर के मुतालिक मालूमात हासिल करें और इस सिलसिले में इन्हें जो कुछ मालूम हो सके वो इसे बताएं। मगर दूसरे ही दिन उसने मुखबिरों में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी और इन्हें कहा था कि वो इसके सिवा थाने में किसी और को कुछ ना बताएं। चुनाचे उन्होंने भी दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। मैंने उनसे जो बात पूछी, उन्होंने जवाब दिया कि वो मालूम करके बताएंगे। मकतूल के मुंशी और दोनों बेटों को बुला लिया। मुझे याद है कि रात के 10-11 बजे के दरमियान का वक्त था। मैंने मुंशी को अलग बिठा लिया और उसे कहा कि वो मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ। हिंदू साहूकार के कत्ल के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अगर वो कत्ल की वारदात में मुलविस है तो मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ थानेदार की गुमशुदगी और तलाश के साथ दिलचस्पी है। मैंने उसे कहा कि अगर वो मुझसे इज्जत करवाना चाहता है तो जो कुछ उसे मालूम है मुझे बता दे, वरना जेल पहुंचने तक वो मेरे हाथों हड्डियों का ढांचा बन चुका होगा। इस आदमी का कद काठ अच्छा और सूरत भी अच्छी थी। मैंने उसका दिमाग भी अच्छा पाया।
उसने बताया कि वो मकतूल के घर जाया करता था। मकतूल की दूसरी बीवी खतरनाक हद तक खूबसूरत थी। मेरे चंद एक सवालों के बाद उसने बिला झिझक कहा, मैं ये कहने से नहीं डरूंगा कि मैंने इस लड़की के साथ बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की थी, लेकिन इसका रवैया बिल्कुल सर्द रहा। मुझे मालूम था कि साहूकार के साथ वो खुश नहीं थी। वो मोटा और पिलपिला साहूकार जो 8-8 दिन नहाता नहीं था, इस लड़की को किस तरह खुश रख सकता था। लड़की ने इसे अपने पाँव में बिठा लिया था। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो इस साहूकार से मुट्ठी जापी कराती थी। मुझे ये बताओ, मैंने उसे कहा, कि तुमने उसके साथ किस तरह बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की थी और उसने तुम्हें किस तरह धुतकारा था। धुतकारा नहीं था, उसने जवाब दिया। मैं कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं हूँ। मैं उसके सामने साहूकार को गालियाँ देता और इस लड़की के हुस्न की तारीफ़ें करता और हमदर्दी भी करता था। वो खामोशी से सुनती रहती थी। एक रोज़ मैंने उसे साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर वो मुझे पसंद करे तो मैं उसे इस जहन्नम से निकाल सकता हूँ और उसके हर काम आ सकता हूँ। उसने तहम्मुल से जवाब दिया, मैं पहले रोज़ ही तुम्हारी नीयत समझ गई थी। मुझे अगर तुम्हारी ज़रूरत होती तो पहले रोज़ ही बता देती। मुझे इस खामिन से इतनी नफ़रत है कि किसी रोज़ मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो ये शख्स किसी को ज़िंदा नज़र नहीं आएगा। मैंने उसे कहा कि मुझे हुक्म दो, ये तुम्हें कल ज़िंदा नज़र नहीं आएगा। उसने कहा, लेकिन तुम जो कीमत मांगोगे वो मैं नहीं दे सकूँगी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगा, यहाँ से निकाल ले जाऊँगा और कहीं दूर ले जाकर शादी कर लूँगा। वो हंस पड़ी और बात गोल कर गई। अगर वो तुम्हें कहती कि उसके खामिद को कत्ल कर दो तो तुम कत्ल कर देते? जनाबे वाला, उसने जवाब दिया, मेरे अंदर तो मजबूत दिल और जिगर है। वो अगर किसी बुज़दिल को भी कहती कि इस खामिन से मुझे रिहाई दिलाओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तो वो आदमी साहूकार के कत्ल के लिए तैयार हो जाता। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि साहूकार को तुमने कत्ल किया है तो मेरा शक किस तरह रफ़े करोगे? अगर मैंने कत्ल किया होता तो मैं आपके सामने न बैठा होता, उसने जवाब दिया। मैं कत्ल से पहले लड़की को गायब करता। अगर ऐसा न करता तो कत्ल के बाद लोग ये भी खबर सुनते कि साहूकार का मुंशी और बीवी लापता हैं। लड़की चालाक थी? मैंने पूछा। साहूकार के कत्ल के मुतालिक तुमने भी सोचा होगा। क्या ये मुमकिन है कि कत्ल उसी ने कराया है? लड़की जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चालाक थी, उसने जवाब दिया। आधी बात ज़बान से और आधी आँखों से करती थी। आप जानते हैं कि ये हिंदू बनिए और साहूकार पैसे पैसे पर जान देते हैं, मगर इस लड़की ने साहूकार का बहुत पैसा अपने कब्जे में कर लिया था। रकम मेरे हाथ से आती जाती थी। लड़की इन अल्फाज में मुझे अपने खामिद के लिए पैगाम दिया करती थी। उसे कहना 150 रुपया जल्दी भेज दे। मैं जो ही पैगाम देता, साहूकार 150 रुपया या जितनी रकम का मुतालबा लड़की करती उसे दे देता था। इतनी रकम का वो क्या करती थी? मुझे मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। मकतूल के बेटे कैसे हैं? बुद्धू, उसने जवाब दिया, बुज़दिल और कमीने। ऐसा तो नहीं कि लड़की ने इनमें से किसी के साथ मरासिम पैदा कर रखे हों? मैं अपनी जान की शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि लड़की इन दोनों को नौकरों से भी बदतर समझती थी, उसने जवाब दिया। इन दोनों में इतनी जुर्रत ही नहीं। तुमने कभी सोचा है कि लड़की ने अपने गांव के किसी आदमी के साथ दिल लगा रखा हो? मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, उसने जवाब दिया, लेकिन लड़की के दरपर्दा मरासिम का मुझे कुछ इल्म नहीं। जिस रोज़ साहूकार कत्ल हुआ, इससे 1-2 रोज़ पहले लड़की कहाँ थी? मैंने पूछा। अपने गांव तो नहीं गई थी। 15-16 रोज़ पहले गई थी, उसने जवाब दिया। मैं उसके साथ गया था और उसे गांव पहुंचाकर वापस आ गया था। कत्ल से 6-7 रोज़ पहले मुझे साहूकार ने कहा था कि उसे जाकर ले आओ। मैं किराए का टट्टू लेकर गया और उसे ले आया था। क्या तुम्हें मालूम है कि साहूकार ने उसे पहले बता रखा था कि वो किसी गांव में वसूली के लिए जाएगा? मुझे मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। थानेदार हर रोज़ साहूकार के घर जाता था। मैंने कहा, तुमने कभी देखा था? वो वहाँ करता क्या था? लड़की को कमरे में बुलाकर दरवाजे बंद कर लेता था, मुंशी ने जवाब दिया। 3 बार ऐसे हुआ कि मुझे पता चला कि थानेदार घर आया बैठा है। मैं इस ख्याल से वहाँ चला गया कि साहूकार के बेटे बुद्धू और बुज़दिल हैं, डरते न हों। 2 बार तो मैंने थानेदार को कमरे में बंद पाया। तीसरी बार उसने मुझे देख लिया और कहा कि तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, दुकान पर चले जाओ। मैं चला गया। साहूकार के बेटों में से एक घर रहता था। एक रोज़ वो बेटा जो घर था वो भी दुकान पर आ गया। मैंने पूछा कि थानेदार चला गया है? उसने बताया कि वो घर में ही है।
और उसने कहा है कि तुम भी दुकान पर चले जाओ। थानेदार ने तुमसे पूछगछ की थी? उसने मुझसे सिर्फ ये पूछा था कि मैं कौन हूँ। उसने जवाब दिया, मैंने बता दिया। इसके बाद उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। अपने थानेदार भाई की बेनियाजी और उसका शहजादापन मुझे साफ नजर आने लगा था। वो लड़की के साथ ऐशो इशरत में मगन रहा था। मैं अभी ये नहीं कहना चाहता था कि वो लड़की के फरेब में आ गया था और लड़की ने उसे गायब करा दिया और ख़ुद अपनी मर्जी के आदमी के साथ कहीं चली गई। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे कत्ल की तफ्तीश में सर न खपाना पड़े और कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो मुझे थानेदार तक पहुंचा दे, मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आती थी। इस मुंशी ने लड़की के मुतालिक मुझे जो कुछ बताया था वो मेरे जहन में आया ही नहीं था। मैं उसे सीधी सादी देहातन समझता रहा था। मुंशी ज़हीन और कम से कम मेरे साथ मुखलिस मालूम होता था। उसने वादा किया कि वो मेरे लिए मुखबिरी भी करेगा। मकतूल साहूकार के बड़े बेटे को बुलाया। वो वाकई बुद्धू और बुज़दिल था। पहले कांपा, फिर उसके आंसू बहने लगे। वो अंदर बाहर से हिंदू था और उन हिंदुओं में से था जो काबिल नफ़रत होते हैं लेकिन मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। इब्तिदा में उसने मेरे सवालों के जवाब ऐसे दिए जैसे वो बेहद खौफज़दा हो या चालाक बनने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे प्यार से और फिर धमकी से सीधा कर लिया। उसने बताया कि उसकी माँ मर गई तो 6 माह बाद उसके बाप ने इस लड़की के साथ शादी कर ली। लड़की के बाप ने इनसे सूद पर कर्ज ले रखा था और अदायगी के लिए परेशान रहता था। उसके पास हर माह सिर्फ सूद देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक बार साहूकार खुद उसके गांव गया तो उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ गई। उसने लड़की का रिश्ता ले लिया और सूद में बहुत सी छूट दे दी। घर में लड़की का सलूक और रवैया कैसा था? बहुत बुरा, उसने जवाब दिया। मेरे बाप ने इस लड़की को घर लाकर सख्त गलती की थी। घर में हम 3 आदमी थे, मेरा बाप, मैं और मेरा भाई। वो किसी के भी साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। उसने हांडी रोटी करने से भी इनकार कर दिया था। बाप ने हांडी रोटी और झाड़ू बर्तन के लिए एक नौकरानी रख ली थी। नौकरानी अब कहाँ है? मैंने चौंक कर पूछा। नौकरानियाँ तफ्तीश के सिलसिले में बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। अब उसने हमारा घर छोड़ दिया है, उसने जवाब दिया। जो ही पुलिस हमारे घर में दाखिल हुई वो डर के मारे भाग गई। कहाँ रहती है? रहती यहीं है, उसने जवाब दिया। मैं उसका घर जानता हूँ। मैंने एएसआई को बुलाया और साहूकार के बेटे से कहा कि वो इसे नौकरानी का घर समझा दे। उसने बताया कि मुंशी उसका घर जानता है। मैंने एएसआई से कहा कि मुंशी के साथ हेड कांस्टेबल को भेजकर इस औरत को थाने ले आए। तुम्हारे बाप के साथ लड़की का सलूक कैसा था? उसके साथ तो वो बात भी नहीं करती थी, बेटे ने बताया। मेरे बाप ने उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दिया था। मैंने 2 मरतबा अपने कानों से सुना है कि ये लड़की कमरे में मेरे बाप से कह रही थी, ना अपनी जान को अज़ाब में डालो, ना मेरी जान को, मुझे आज़ाद कर दो। मेरा बाप उसकी मिन्नत समाजत करने लगा। लड़की उसे धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें कत्ल करा सकती हूँ। उसके जवाब में मेरे बाप ने और ज़्यादा मिन्नत समाजत की। आखिर लड़की ने कहा, मेरे बाप का कुछ और कर्जा माफ़ कर दो। मेरे बाप ने 500-600 रुपया माफ़ कर दिया। कुल कितना कर्जा था? 2000 असल रकम थी, उसने जवाब दिया। सूद मिलाकर 4500 हो गया है। ये शख्स जिस तरह अदायगी कर रहा है इस तरह कर्जा बढ़ता जाएगा। दूसरी मर्तबा मैंने रात को सुना लड़की मेरे बाप से कह रही थी, सूद पर लकीर फेर दो। मेरे बाप ने गुस्से से कहा, इससे बेहतर है कि मेरे गले पर छुरी फेर दो। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें छुरी से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, कहोगे तो वो भी फिर जाएगी। मैं कमरे के बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनता रहा। बाप ने हार मान ली और कहा कि सूद पर लकीर फेर दी है। लड़की ने कहा, अब किसी रोज़ बाकी रकम पर भी लकीर फिर जाएगी। मेरे बाप ने बड़े गर्म लहजे में कहा, ये नहीं होगा। मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारी बहुत कीमत दे चुका हूँ। मैं और 1 पैसा नहीं दूंगा और तुमने मेरी इतनी रकम के एवज मुझे क्या दिया है? हर रात मुझे अपने कमरे से निकाल देती हो। मैं आज इस कमरे से नहीं निकलूंगा। लड़की ने गज़बनाक लहजे में कहा, इस कमरे से फौरन निकल जाओ। मेरे बाप ने कहा कि कहाँ जाऊँ? लड़की बोली, अपनी माँ के पास। चलो उठो यहाँ से। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे वो मेरे बाप को धक्के दे रही हो। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में चला गया। तुम हट्टे कट्टे जवान अपने बूढ़े बाप की बेइज्जती किस तरह बर्दाश्त करते थे? नाथ दरोगा महाराज, उसने डरे हुए लहजे में कहा, हम दोनों भाई तो उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं।
मैंने बाप से कहा था कि इसे चलता करे, गांव छोड़ आए, मगर बाप ने कहा कि चलता क्यों करूं, रकम खर्च की है। हम तो जी उससे दूर ही रहते थे। दरअसल जी ये लड़की मुझे अपने बाप की नज़र नहीं आती। इसका बाप तो गरीब सा आदमी है। ये लड़की पंजाब के किसी मुसलमान या पठान की मालूम होती है। घर में दो और इंसान थे। मैंने कहा, एक नौकरानी जो तुम्हारे घर में रहती थी, दूसरा मुंशी जो तुम्हारे घर आता जाता था। इन दोनों के साथ उसका सलूक कैसा था? बहुत अच्छा, उसने जवाब दिया। नौकरानी के साथ मैंने उसे गहरी सहेलियों की तरह और हंस हंस कर बातें करते देखा है। चंद एक बार मुंशी मेरी मौजूदगी में हमारे घर आया तो मेरी सौतेली माँ ने उससे काम के अलावा दोस्ताना बातें की। मसलन क्या बातें हुई? उसने सोचकर जवाब दिया। एक रोज़ उसने मुंशी से हंसकर कहा, तुम अब शादी कर लो। मुंशी ने उसी की तरह हंसकर कुछ कहा तो लड़की बोली, बदमाशी की बातें ना सोचा करो, तुम आदमी बड़े अच्छे हो। मुंशी ने कहा, वो तो छोड़ ही दी हैं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी तुम्हारी आंखों में कुछ कसर है, ये भी निकाल दो। कहो तो अपने गांव से शादी करा दूं। और वो मुंशी के साथ इसी तरह बेतकल्लुफी से बातें किया करती थी। नौकरानी कैसी है? मैंने पूछा। चालाक है, ये सीधी सादी, वो भी तेज़ औरत है, उसने जवाब दिया। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे रखना पड़ा। ये बताओ कि कोई ऐसा आदमी है जिसे तुम न जानते हो और वो तुम्हारी सौतेली माँ से मिलने आता हो? मेरी मौजूदगी में तो कोई नहीं आया कभी। अपने मुंशी के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? अच्छा आदमी है, उसने जवाब दिया। इसके खिलाफ हमें कोई शिकायत नहीं। यह आदमी मुझे बड़े काम की बातें बता गया। लड़की के मुतालिक मुझे यकीन हो गया कि निडर है और इस साहूकार से वो इतनी नफरत करती थी कि इंतकाम की किसी भी हद तक पहुंच सकती थी। साहूकार के बेटे पर मुझे ये शक न हुआ कि उसने अपनी सौतेली माँ के साथ मरासिम पैदा कर रखे होंगे। वो तो उससे खौफज़दा था। मैंने उसके छोटे भाई को बुलाया। उसका बयान अपने भाई के बयान की तायीद करता था। वो भी इस लड़की से डरा हुआ था। उसने सिर्फ ये नई बात बताई कि एक रोज़ वो घर आया तो सौतेली माँ ने उसे एक कमरे में भेज दिया और कहा, इधर ना आना, औरतें बैठी हैं। वो दूसरे कमरे में चला गया। उसे सहन में कदमों की आवाज़ आई जो बहुत तेज़ थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। वो एक आदमी था जो तेज़ तेज़ बाहर निकल गया था। साफ जाहिर है कि इस लड़की ने इस आदमी को अंदर बिठा रखा था। वो कोई शहरी था या देहाती? मैंने उसकी पीठ देखी थी, उसने जवाब दिया। उस वक्त जब वो दरवाजे से निकल रहा था, एक सेकंड के लिए नजर आया और निकल गया। कपड़ों से वो देहाती लगता था। कद-बुद ऊंचा और मजबूत था। ये बात भी साफ होकर सामने आ गई कि लड़की ने किसी के साथ राब्ता कायम कर रखा था। मुझे ये मालूम करना था कि ये राब्ता किसकी मार्फत कायम था। मुझे नौकरानी पर शक था। मैंने साहूकार के छोटे बेटे से पूछा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी नौकरानी सारा दिन गैर हाजिर रही हो? उसने कभी छुट्टी मांगी थी? कई बार ऐसा हुआ है, उसने जवाब दिया। वो छुट्टी सिर्फ हमारी सौतेली माँ से मांगती थी। उस रोज़ घर का काम तुम्हारी सौतेली माँ करती थी? मैंने एक शक को जहन में रखकर पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, सारा काम वो खुद करती थी। नौकरानी अगले रोज़ आती थी या उसी रात तुम्हारे घर आती थी? उसने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, वो रात को आती थी। ऐसे होता था कि वो तुम्हारी सौतेली माँ के पास अलग कमरे में जा बैठती हो? हाँ जी, उसने जवाब दिया। बिल्कुल इसी तरह होता था। वो मेरी सौतेली माँ के साथ अलग कमरे में जाके बैठ जाती थी। मैंने ये भी देखा है कि वो मेरी सौतेली माँ के साथ चारपाई पर बैठी होती थी। नौकरों चाकरों को अपने बराबर कौन बिठाता है? तुम्हारी नौकरानी का खामिद है, उसने जवाब दिया। यहीं कहीं मेहनत मजदूरी करता है। अपने मुंशी को तुमने कभी अपनी सौतेली माँ के पास बैठे देखा है? नहीं, उसने जवाब दिया। उसके साथ वो हंस हंस कर बातें किया करती थी। गुमशुदा थानेदार के मुतालिक दोनों भाइयों ने वही कुछ बताया जो मुंशी ने बताया था। थानेदार इनकी सौतेली माँ को कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करता था। इन दोनों भाइयों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि अपनी सौतेली माँ से पूछते कि थानेदार ने उससे क्या पूछा और क्या कहा है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि थानेदार के चले जाने के बाद उनकी सौतेली माँ घबराई हुई नहीं होती थी, बल्कि मुतमईन और खुशखुशी नज़र आती थी। मुझे इतला दी गई कि नौकरानी आ गई है। मैंने दोनों भाइयों को घर भेज दिया। आधी रात का वक्त हो गया। यह भी अच्छा हुआ कि नौकरानी का खामिद भी उसके साथ आ गया। आधी रात के वक्त किसी औरत को थाने बुलाना मामूली बात नहीं थी। उसके खामिद को साथ आना ही चाहिए था।
میں نے نوکرانی کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا خوفزدہ ہونا قدرتی تھا۔ ادھیڑ عمر عورت تھی۔ اس نے بھولپن اور سادگی کی اداکاری کی۔ میں نے توجہ نہ دی۔ ایسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ عورتیں جو پولیس کے لیے مخبری کرتی ہیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے پر نظریں گاڑے رہا۔ وہ نظریں اوپر کرتی اور جھکا لیتی تھی۔ میں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی چالاکی اور استادی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تم نے پولیس کے لیے شاید کبھی کام نہیں کیا، میں نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا، ورنہ یوں پولیس سے نہ ڈرتی۔ میں غریب عورت ہوں، اس نے مظلوموں کی طرح فریاد کے انداز میں کہا۔ لوگوں کے گھروں میں نوکری چاکری کر کے 2 روٹیاں کھاتی ہوں۔ یہی کام جو تم ساہوکار کی نوجوان بیوی کے لیے کرتی رہی ہو، اگر پولیس کے لیے کرو تو اجرت الگ ملے گی، انعام الگ ملے گا اور عزت الگ ملے گی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں گھر گھر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چولہے چوکے کے سوا میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا۔ تم بہت کچھ کر سکتی ہو، میں نے کہا، اور تم نے بہت کچھ کیا ہے۔ تم استاد ہو، مجھ سے کچھ چھپاؤ نہیں، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تم نے اس گھر کی نوکری پولیس کو دیکھتے ہی کیوں چھوڑ دی تھی؟ پولیس کے ڈر سے، اس نے جواب دیا۔ میں پولیس سے بہت ڈرتی ہوں۔ پولیس سے نہیں، میں نے کہا، تم نے ساہوکار کی بیوی کے لیے جو کام کیے تھے، تم ان سے ڈر کر بھاگی تھیں۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہاری اور اس لڑکی کی بات اور کوئی حرکت کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟